नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को पत्नी गीता धामी के साथ बाबा केदार के धाम पहुंचे और यहां पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व के दिन बंद होंगे। इस साल बाबा केदारनाथ धाम यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। केदारनाथ धाम की यात्रा के इतिहास में पहली बार अभी तक 14,35,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, केदारनाथ धाम पहुंचे हैं पुष्कर धामी और विशेष पूजा में भी वो शामिल हुए हैं। उनका केदारनाथ धाम जाने का क्या मुख्य लक्ष्य था? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी धर्मपत्नी के साथ बाबा केदारनाथ धाम गए थे और केदारनाथ धाम में पूजा करने के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो भैया क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री अब सचिवालय पहुंच चुके हैं। दरअसल देखिए, मुख्यमंत्री का केदारनाथ धाम जाना इसलिए और भी अहम हो गया है क्योंकि 22 और 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ आ सकते हैं। उनका एक शुरुआती प्रपोज्ड कार्यक्रम उत्तराखंड शासन को आ गया है और इसी के आधार पर चूंकि बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लिहाजा मुख्यमंत्री भी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। जैसे पूर्व में बनारस में कॉरिडोर तैयार हुआ, आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में कॉरिडोर का बड़ा उद्घाटन होने जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। इसी तर्ज पर बद्रीनाथ जी का भी विकास कार्य होना है, तो ये दौरा महत्वपूर्ण है। लिहाजा अभी से तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री धामी केदारनाथ गए थे। और सुदीप, कितनी देर तक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी केदारनाथ धाम में रहे? वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कहा? दर्शकों जहां पर पहुंचे होंगे भक्त लोग, वहां उनसे क्या बातचीत की? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 10:30 बजे केदारनाथ धाम पहुंच गए थे और 1 घंटे के करीब पूजा पाठ में वो व्यस्त रहे। इसके बाद निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री बारिश और बर्फबारी में निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे थे। हाथ में उन्होंने छाता पकड़ रखा था। मुख्यमंत्री ने वहां अधिकारियों से भी बातचीत की है और लोकल लोगों, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करते हुए केदारनाथ यात्रा चूंकि अभी भी जारी है और 24 को कपाट बंद होने हैं, इससे पूर्व की सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि जब कपाट बंद होने का समय होगा और अब दीपावली का जैसे ही पर्व आएगा तो यात्रियों की संख्या अधिक हो सकती है, लिहाजा इसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था करें। और प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व मुख्यमंत्री का केदारनाथ धाम जाना ये सीधे तौर पर संदेश है कि व्यवस्थाएं और दुरुस्त बेहतर हो, इसके लिए तैयारी की गई। ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से एम्स के ट्रॉमा रथ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश द्वारा ट्रॉमा रथ के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और अन्य विद्यालयों में जाकर आम लोगों को इस चिकित्सा की पद्धति के बारे में जागरूक करने एवं प्रशिक्षित करने का अभियान छेड़ा है। ये सराहनीय प्रयास है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित होगी। एसोसिएट प्रोफेसर एम्स ऋषिकेश डॉक्टर मधुर उनियाल ने कहा कि 11 से 17 अक्टूबर तक ट्रॉमा सप्ताह के तहत एम्स ऋषिकेश का ट्रॉमा रथ राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अन्य विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं और आम जनमानस को चिकित्सा के प्रति तात्कालिक सहायता और आवश्यक इलाज की जानकारी देगा और उन्हें प्रशिक्षित करेगा। केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर महापंथ के पास बर्फीली चट्टानों के बीच 2 पर्यटक फंस गए थे, जिनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पोर्टरों एवं गाइड की टीम रवाना की गई थी। हादसे में एक ट्रैकर की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को एसडीआरएफ ने बचा लिया है। आपको बता दें कि 10 बंगाली पर्यटकों का दल 2 अक्टूबर को रांसी गांव से रवाना हुआ। दल में 8 पुरुष, 2 महिलाएं और 8 स्थानीय गाइड और पोर्टर शामिल थे। शनिवार दोपहर 2 बजे दल में शामिल एक पर्यटक की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस कारण 8 पर्यटकों का दल सहित सभी गाइड एवं पोर्टर केदारनाथ धाम पहुंचे। धाम में तैनात एसडीआरएफ को सूचना दी गई, मगर रविवार को मौसम खराब होने के कारण
एसडीआरएफ को केदारनाथ से महापंथ के लिए रवाना होने में भारी परेशानी हो रही थी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। एलटी शिक्षक भर्ती में 3 विषयों पर लगी हुई रोक हट चुकी है। 3 विषयों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रास्ता साफ होने वाला है। हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा विषय से रोक हट चुकी है। यूके SSSC के एक्सपर्ट की राय को नैनीताल हाईकोर्ट ने सही माना है। सवालों को लेकर के हाईकोर्ट जाने वाले परीक्षार्थियों की याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा विषय से रोक हटी है। यूके SSSC के एक्सपर्ट की राय को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट की राय को सही माना है। सवालों को लेकर हाईकोर्ट जाने वाले परीक्षार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ सवालों को लेकर के नैनीताल हाईकोर्ट याचिकाकर्ता गए थे, उनकी याचिका को ठुकरा दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। 3 विषयों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रास्ता साफ हो चुका है। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में जहां पर्यटकों की संख्या 40 लाख के पार कर गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि कपाट बंद होते ही इनकी संख्या करीब 50 लाख तक पहुंच सकती है, वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम को अपने होटल से अब तक 60 करोड़ रुपए की आय हुई है। एमडी GMVN बंशीधर तिवारी ने बताया कि अब आगे दीपावली पर्व के अवसर पर लगातार आ रही अवकाश में भी बहुत अधिक संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद है और ऑल टाइम के साथ ही एक नया रिकॉर्ड उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बनने जा रहा है। इसमें राज्य सरकार के प्रयासों का साफ तौर पर असर दिख रहा है। देखिए, निश्चित रूप से लगभग 15 लाख केदारनाथ जी, 15 लाख बद्रीनाथ जी और 10 लाख यमुनोत्री गंगोत्री मिला के 40 लाख से ऊपर तीर्थयात्री अब तक श्रद्धालु यहाँ उत्तराखंड में आए हैं। इसमें अगर हम GMVN की बात करें तो 2,60,000 हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जो हमारे यहाँ बुकिंग करा के आए। तो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक रही पूरे पर्यटन की दृष्टि से भी और GMVN की दृष्टि से भी। नहीं, निश्चित रूप से चाहे गाड़ी हो, चाहे हमारे गेस्ट हाउसेज हों, चाहे उनके रुकने की, भोजन पानी की बाकी व्यवस्था है, पूरा हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि धनतेरस हो या दीपावली हो तो उसमें भीड़ बढ़ेगी, उसको लेकर के हम लोग तैयार हैं। और निश्चित रूप से उम्मीद से अधिक और पर्यटन की दृष्टि से हर तरीके से प्रदेश के लिए बड़ा ये सकारात्मक और सुखद यात्रा रही है। देखिए, देहरादून से अगली बड़ी खबर, न्यूज़1 इंडिया से सौरभ बहुगुणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा और सौरभ बोले, अब मुझे प्रोटोकॉल से लेकर कई चीज़ों का ख्याल रखना होगा। कैबिनेट मंत्री बोले, एक शुभ चिंतक ने उनकी जान बचा ली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सौरभ बहुगुणा से बातचीत की न्यूज़1 इंडिया की टीम ने। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि अब उन्हें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा और एक शुभचिंतक ने उनकी जान बचाई है। तो प्रोटोकॉल का आखिरकार ख्याल कैसे आया सौरभ बहुगुणा को और वो क्यों ऐसी बात कह रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्या कुछ सौरभ बहुगुणा ने कहा है, सुनवाते हैं। उत्तराखंड के युवा मंत्री और पशुधन जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों को देख रहे मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को जान से मारने की एक साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बहुगुणा जी के एक प्रतिनिधि के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। बहुगुणा जी से बातचीत करते हैं। सर, ऐसा क्या कर दिया उधम सिंह नगर में जो लोग आपके पीछे पड़ गए, आपके जान के प्यासे हो गए? ये मुझे भी नहीं मालूम है ऐसा क्या हो गया। देखिए, राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। चुनाव ख़त्म होता है तो राजनीति वहाँ पे हमारी लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो मामला ये सामने आया है गंभीर है, क्योंकि मेरी विधानसभा के एक व्यक्ति हैं, कोटाबाग के रहने वाले हीरा सिंह, जो कुछ 3 महीने पहले इन्होंने 24 एकड़ के आसपास सरकारी भूमि रातों रात जोत दी थी। इनको पुलिस तहसीलदार की तहरीर पे, SDM की तहरीर पे पुलिस ने जेल भेजा था। तो शायद उसके लिए वो मुझको सोचते होंगे कि मेरा उसमें हाथ है। लेकिन जब आप कुछ गलत करेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन जो स्तर का मामला सामने आया है, जहाँ पे मेरे को मारने के लिए जेल में एक पूरा प्लान रचा गया, वो बहुत ही गंभीर मामला है। और देवभूमि है हमारे यहाँ कभी भी जीवन में राजनीतिक दुश्मनियाँ या राजनीतिक द्वेषभाव इतना नहीं बढ़ा कि एक दूसरे की हत्या के हम लोग प्लानिंग करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में जिस दिन आया वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला और उन्होंने फ़ौरन पूरे प्रशासन को एक्टिवेट किया। 4 लोग पकड़े गए। उन्होंने कबूला कि
कि पैसे का लेन देन भी हुआ है, इसमें लगभग 6-6.5 लाख रुपए का लेन देन भी हुआ है। तो अब देखिए प्रशासन अपनी और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, कितने हैं, वो सारा अपने खुलासे में पुलिस करे बताएगी। सर, एक बात ये भी जानकारी में आई है, जो एक व्यक्ति पकड़ा गया उसके उत्तर प्रदेश के भी एक आपराधिक तत्व से मुलाकात जेल में हुई, वहां बैठ के प्लानिंग हुई और आपके घर की रैकी तक हुई। यानी वो बस वक्त के इंतजार में थे कि मौका मिले और सौरभ बहुगुणा को रास्ते से हटा दिया जाए। तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग, जैसे कोई गैंगवार जैसी या कोई बहुत बड़े अपराधी मिले हुए हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक सामान्य बात नहीं है? नहीं, देखिए सामान्य बात तो नहीं है, क्योंकि आप किसी की भी हत्या प्लान करेंगे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो उत्तराखंड का कोई भी नागरिक हो, हत्या प्लान करना एक बहुत बड़ा अपराध है। और जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वही ये कर सकते हैं। कोई जनरल आदमी से तो आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि किसी की हत्या प्लान करेगा। जिस आदमी की आपने बात करी उसका नाम सतनाम है, वो यूपी के हैं। वो हीरा सिंह को जेल में मिले थे और जेल में मिलने के बाद जो प्लानिंग बनी, उसके बाद सरप्राइजिंग है, जो मुझे शायद बताया गया है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि 2 तारीख को मेरा एक प्रोग्राम सितारगंज में शेड्यूल था, जिसमें 2 तारीख को मुझे सितारगंज जाना था और 1 तारीख को सतनाम जी को पैरोल मिलती है, जेल से बाहर आते हैं वो, और 4 दिन तक वो सितारगंज में ही थे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक पूरी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ये पूरा बनाया गया। शूटरों की बात हुई, 4 शूटरों के नाम भी सामने आए हैं, सारों उत्तराखंड से हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरे हितैषी और मेरे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझे सतर्क किया सुबह में आवास पर आके, और उनकी वजह से आज ये सारा मामला सामने आया है। तो मैं नाम तो उनका नहीं बता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका भी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है खुलासा भी किया और मुझको भी सतर्क किया। मंत्री जी, क्या लगता है उस जिले में खनन को लेकर बहुत बदनामी की स्थिति रहती है? क्या खनन पर और जो दूसरे गलत काम है जो आपराधिक तत्व करते हैं, उस पर आपका अंकुश, उस पर आपका शिकंजा क्या आपके लिए बाधा बन रहा है? नहीं, देखिए हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति खनन में भी था और जो भी हमारे यहाँ गलत काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको टाइट कर रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक द्वेष भावना भी हो सकती है। मैं सिर्फ एक एंगल को आप लेके चलें, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ताकतवर परिवारों से हैं, जिनकी राजनीति ख़त्म हो गई हमारे वहाँ पे राजनीति करने के बाद, जो अपने आप को राजनीतिक, जिनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं जाऊँगा, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पुलिस की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए की देनदारी की बात आ रही है कि इसने बात की है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसकी बहुत गहन तरीके से अगर इसकी जांच होगी तो इसमें बहुत सारे दूसरे तथ्य भी सामने आएंगे। मंत्री जी, एक मेरा सवाल ये भी है, उधम सिंह नगर जो जिला है वो राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा एक अन्य जिलों की तुलना में भिन्न है। वहाँ पूरब के भी लोग दिखते हैं, एक सिख समुदाय का भी होल्ड है, और ये सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं मनी पावर, मसल पावर के लिए समय समय पर हमने देखा है। उधम सिंह नगर में बड़ी गैंगवार भी हुई हैं। पौंटी चड्ढा के लोगों का भी नाम उधम सिंह नगर से जुड़ता है, जो एक बड़े शराब के किंग थे। तो क्या लगता है कि कोई ना कोई एक बड़ा नेक्सस है जो किन्हीं वजहों से परेशान है? और आपके लिए भविष्य में अब कितना सतर्कता के साथ उधम सिंह नगर जाना आना, क्योंकि आपको पब्लिक से भी मिलना है, सामान्य कामकाज भी करने हैं और सरकार के पास सचिवालय आदि भी जाना है, तो भविष्य में आपके लिए कितना चैलेंजिंग होने जा रहा है? और क्या आप चाहते हैं कि कुछ और सिक्योरिटी आपके साथ हो? देखिए चैलेंजिंग तो है, क्योंकि जब पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 10 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, दूसरा बार विधायक बन के आया हूँ। मेरी बहुत सिंपल सी तरीका है, लोगों के बीच में बैठता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ, सामान्य तरीके से मिलता हूँ, कोई सिक्योरिटी मेरे साथ भी नहीं रहती इतनी जितनी जब मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। लेकिन जब ये बात सामने आई तो ऑब्वियसली आदमी को अपनी लाइफ जब थ्रेट होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज भी करनी पड़ेंगी, थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज़ें संज्ञान में ली हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो किस तरीके से मेरे प्रोटोकॉल रहेंगे, किस तरीके से ये सारी चीज़ें जब तक पूरा खुलासा ना हो जाए, क्या सतर्कता बरतनी है, वो डीजीपी हैं, हमारे आईजी इंटेलिजेंस हैं, इन सब के साथ बैठ के और जो भी मुझे दिशा निर्देश दिया जाएगा उनकी तरफ से वो मैं फॉलो करूँगा। तो ये राज्य के युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं। यूं तो ये मंत्री पहली बार बने, पर राजनीति इनकी विरासत में है। दादा के कार्यकाल से राजनीति देख रहे हैं और एक बहुत बड़े परिवार और संपन्न परिवार से आते हैं। सवाल ये है कि आखिर सौरभ बहुगुणा ने ऐसा क्या किया कि उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए? दूसरा सवाल ये है कि आखिर सौरभ बहुगुणा के कामकाज किन्हें बाधा पेश कर रहे थे जो उन्हें इतनी बुरी तरह निशाने पर लिया गया? बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और बहुत कुछ खुलासे होना बाकी है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नरकोटा खांखरा 2 किलोमीटर के मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू का शुभारंभ हो गया है। रविवार को ग्रामीणों के विरोध के चलते ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया था। सोमवार को आरवीएनएल और मैक्स कंपनी के अधिकारियों ने मेन टनल को आर पार कर दिया और इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने मजदूरों के साथ टनल के भीतर जश्न मनाया। मैक्स इंफ्रा के अफसरों का कहना है कि ये पहला ब्रेक थ्रू पूरी रेल परियोजना के अंतर्गत नरकोटा खांखरा के बीच पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैक्स कंपनी के 500 से अधिक इंजीनियर, एक्सपर्ट और वर्करों की मेहनत से ये काम संभव हो पाया है। उनकी पूरी टीम ने रात दिन मेहनत कर बेहद कम समय में इस लक्ष्य को पूरा किया है। उन्हें इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि राज्य भर में ये पहली मुख्य टनल है जो आर पार हुई है। नैनीताल में बारिश का कहर नगर की सीमावर्ती क्षेत्र आलूखेत में देखने को मिला है। आलूखेत की तलहटी में हुए भूस्खलन के चलते यहाँ निवास कर रहे 1 दर्जन से अधिक परिवार दहशत में हैं। आलूखेत निवासियों का कहना है कि बारिश के बाद भूस्खलन की आवाज से लोग घरों से बाहर निकल आए। घरों से लगभग 10 मीटर की दूरी में भूस्खलन हुआ, जिसमें यहां से 6 से अधिक मकानों को खतरा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत देने की मांग की है। लगातार यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है। इसके ऊपर लगभग 10 से 12 परिवार खतरे में हैं और पिछली रात भी ये लोग सोए नहीं है। पूरी रात इन्होंने जाग कर ही काटी है। पटवारी जी को वो लोगों को शिफ्ट कराने के लिए कभी होटल या कभी कुछ कहीं शिफ्ट कराने के लिए देख रहे हैं। उनकी जरिए से प्रयास जारी है कि वो कैसे भी लोगों की जान बचाए। सबसे पहले मेरा मकान है नज़दीक में, अभी तक कोई पटवारी के अलावा कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ पहुँचा नहीं है और एक सभापति जी आए हैं, एक पटवारी जी हैं, वो शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा घर हम कहाँ शिफ्ट करें। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के कई जनपदों में लगातार हो रही बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वहीं बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश से धान की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। उधम सिंह नगर में किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। एक और किसान कर्ज के तले दबा हुआ है, तो इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़ करके रख दी है। आज कुमाऊं मंडल में विगत 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जबकि किसान आज अपना धान काट के मंडी में बेचने की तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्यवश आज प्रकृति ने भी किसानों को बहुत परेशानी किया है। सरकार की उदासीनता साफ लगती है। प्रति हेक्टेयर 37,000 रुपये मुआवजा तब देती जब 33% किसान को नुकसान होता है। यहाँ तो किसान का 50% जो नुकसान हो चुका। सरकार को चाहिए प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। 2 हेक्टेयर की आप जो करें उसे भी बढ़ा देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी, आज खासकर मैं उधम सिंह की बात करना चाहता हूँ। किसानों को पहले से आय आधी हो चुकी है, आप शालीनता बरतें, ध्यान रखें, नहीं तो हम किसान जन आंदोलन आपके खिलाफ। किसान चुप नहीं बैठे, किसान बहुत पीड़ित है, परेशान। तो आज की वर्षा रात की हुई है, लगभग 40% नुकसान इस समय हो गया। और ये लगातार वर्षा होती रही तो फसल धान की जैसे पिछले वर्ष नुकसान हुआ है, इस वर्ष भी उसी आपत्ति के रूप में खड़ी है। किसान तो इस समय परेशान है, सारी फसल तैयार करके आया है और मुआवजे के तौर पर बैठा है और इस समय तो नुकसान ही नुकसान है। सरकार से क्या मांग करता है, सरकार से कोशिश ही करता है, मांग करता है। सरकार उतना लाभ थोड़ी दे पाती है। जो फसल का नुकसान हो जाता है मुआवजे के तौर में मिलता है। पिछले वर्ष भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मुआवजे के तौर में जो भी दिया है वैसे सरकार ने काफ़ी मदद करी थी किसानों की। अब इस वर्ष भी क्या सरकार इसके लिए निर्णय लेती है। अपने खेत का जो है पानी का जो निकास है वो उचित रखें, खेत में पानी ना भरने दें और उसकी जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें भैया। और जिसका धान पक गया है वे जो है काट के अपना उसको मंड ले खेत से। इससे पहली बात तो यह है कि जो है इससे पुराली भी गलेगी। उसके बाद जो है जो धान पड़ा हुआ है उसमें अंकुरण हो जाएगा, जिससे उसका चावल नहीं बनेगा। दूसरी, इसमें जो है अधिक पानी भर जाता है तो एक फुंसा सा होता, बीमारी आने का खतरा रहता है, जिसमें रातों रात जो है खेत सूख जाते हैं।
और अल्मोड़ा जिले में सड़कों की हालत खराब है, जिसको लेकर मंगलवार को स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। विधायक का पारा उस समय चढ़ गया जब अधिशासी अभियंता उनको गुमराह करने लगे। विधायक के साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने अधिशासी अभियंता मुर्दाबाद के नारे लगाकर हंगामा किया। तो जिले में सड़कों की हालत खराब है, लेकिन अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। कांग्रेस विधायक ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। पीडब्ल्यूडी में बैठे अधिकारियों से बातचीत की, उन्हें उनके गलती का एहसास करवाने की कोशिश की कि पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्य होता है कि वो टूटी हुई सड़कों पर ध्यान दे, जहां घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर कार्रवाई हो। लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं और इसी के साथ साथ विपक्ष में होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता की बात को उठाएं। इसलिए आप देखिए कि कांग्रेसी कार्यकर्ता तमाम नेताओं के साथ पहुंचे अल्मोड़ा के पीडब्ल्यूडी विभाग में। आप मुझे बताओ अभी 2-4 दिन का संभावित मौसम का फेज़ और है। उसके बाद जैसे वो प्लांट सेटअप करता है, जो भी उसकी एसडीबीसी के पैचेस है वो टेकअप कर लिया जाएगा, उसको समन्वित करा दिया जाएगा। इस बीच माननीय विधायक जी ने जैसा निर्देश दिए हैं, तात्कालिक तौर पे जो अब माल रोड में जो गड्ढे हैं उनका भराने का काम शुरू किया जाएगा आज से ही। अल्मोड़ा विधानसभा की जितनी रोडें पिछली सरकार में, हमारी सरकार में स्वीकृत थी, उसकी अद्यतन स्थिति और वर्तमान में शासन में जो पेंडिंग पड़ी हैं या जो नोडल विभाग में है या जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई है या जिसकी स्वीकृति होनी है, इन सारी चीज़ों को लेके आज यहाँ पर हम लोगों ने विभागीय अधिकारी के साथ यहाँ पर वार्ता करी है, घेराव कराया और जो विभाग की, जो विधानसभा की जो हमारी मोटर मार्ग हैं उसको तत्काल शासन में भेजा जाए करके इन बातों को लेकर आज घेराव किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।